अगर 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 13% वाला सीएम बनेगा तो 18% वाला क्या सिर्फ दरी बिछावन मंत्री बनेगा। यह लाइन हाल ही में बिहार की सियासत में गूंज उठी जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एक नेता ने आरजेडी पर तंज कस दिया और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा सवाल कि आखिर 18% आबादी वाला समुदाय यानी कि मुसलमान बिहार की सत्ता में सिर्फ वोट बैंक बनकर क्यों रह गया है। अब इसी सवाल को लेकर बिहार में सियासी जंग छिड़ गई है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं और दूसरी तरफ खुलेआम सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों को चुनौती देने वाले पीके ने अब ओवैसी की हवा निकाल दी है। प्रशांत किशोर ने खुलेआम ओवैसी को चुनौती दे डाली है। कह रहे हैं कि ओवैसी हैदराबाद पर ध्यान दे, सीमांचल में भ्रम न फैलाए, सीमांचल की राजनीति सीमांचल के बेटों के हाथ में ही रहनी चाहिए। तो आखिर क्यों खुलेआम ओवैसी से दुश्मनी मोल ले रहे हैं पीके, आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। अब जरा समझिए इस पूरे विवाद की जड़ कहां है। पूरे बिहार की मुस्लिम आबादी तकरीबन 18% है और अगर हम केवल सीमांचल की बात करें तो सीमांचल के 4 जिले कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, जहां से 24 विधानसभा सीटें निकलती हैं, सीमांचल में तकरीबन 45 से 70% तक मुस्लिम वोट हैं। मतलब जो इन जिलों में मुसलमान का भरोसा जीत गया वो बिहार की सियासत में बड़ा फैक्टर बन सकता है। 2020 में एआईएमआईएम ने यहीं से चौंकाने वाली एंट्री की थी और 5 सीटें जीती भी थी और कई जगहों पर आरजेडी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले अब हालात बदल चुके हैं। हाल के वर्षों में टीएमसी और आरजेडी जैसे क्षेत्रीय दलों के सामने ओवैसी की जमीन कमजोर पड़ गई है। 2020 के नतीजे दिखाते हैं कि किशनगंज, अमौर, बहादुरगंज, कोचाधामन जैसी सीटों पर मुस्लिम वोटों का बिखराव आरजेडी के लिए भारी पड़ा। अब जन स्वराज पार्टी ने भी इन्हीं सीटों को अपना टारगेट बना लिया है। प्रशांत किशोर तो ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी ने अगर हैदराबाद संभाल लिया होता तो तेलंगाना के मुसलमानों का भला कर लिया होता तो बढ़िया होता। यहाँ प्रशांत किशोर का ये बयान सिर्फ ओवैसी की आलोचना नहीं है बल्कि उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स पर सवाल है। जो नेता अपने घर के मुसलमानों को नहीं उठा पाए वो दूसरों के राज्यों में मुसलमानों का भला कैसे करेंगे, ये पीके का नैरेटिव है। पीके ने यह भी कहा कि 2025 में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव के दौरान ओवैसी गए थे, लेकिन तब वहां के मुसलमानों ने यह कह दिया था कि हमें टीएमसी पर भरोसा है, उनकी भाजपा से लड़ाई है और एआईएमआईएम को बीजेपी की पार्टी कहा जाता है। नतीजन ओवैसी कुछ नहीं कर पाए और सीमांचल के मुसलमान फिर से 2020 वाली गलती अब नहीं दोहराएंगे। प्रशांत किशोर ने सीमांचल में करीब 2 सालों से पदयात्रा चलाई जिससे उनकी रणनीति साफ पता चलती है कि वो मुस्लिम वोटरों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार का मुसलमान अब किसी बाहरी लीडर के पीछे नहीं चलेगा। पीके का तर्क है मुस्लिम समाज को अब किसी मसीहा की जरूरत नहीं है बल्कि जमीनी नेता की जरूरत है और यही बात एआईएमआईएम को सबसे ज्यादा खल रही है। दूसरी ओर ओवैसी की रैलियों में लगातार ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ओवैसी ही सच्चे मुस्लिम हितैषी हैं, बाकी सब तो केवल वोट बैंक के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। एआईएमआईएम नेताओं का यह दावा है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों ने ही सीमांचल को नजरअंदाज किया है, इसीलिए वो अब तीसरा विकल्प है। लेकिन पीके का काउंटर नैरेटिव कुछ और है। वो कहते हैं कि सीमांचल के मुसलमान ये समझ चुके हैं अब कि सिर्फ धर्म की बात करने से कुछ नहीं होगा, अब विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और वो किसी बाहरी लीडर से नहीं आएगा। असल में सीमांचल की ये लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं है, अब ये नैरेटिव की जंग बन चुकी है। ओवैसी की राजनीति आइडेंटिटी पर आधारित है, मुसलमान को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दो, जबकि प्रशांत किशोर का नैरेटिव इंटीग्रेशन पर है कि मुसलमान को बिहार की मुख्य धारा में लेकर आओ। दोनों का एजेंडा बेशक अलग हो लेकिन टारगेट एक ही है। दोनों की नजर है सीमांचल के मुस्लिम वोट बैंक पर और यही वजह है कि दोनों के बीच अब तू मैं खुलकर सबके सामने आ गई है, क्योंकि ये एक ही म्यान की 2 तलवारें हैं। इन दोनों को ही आरजेडी की एमवाई वोट बैंक का वोट कटुआ पार्टी भी कहा जाता है। कटिहार, अररिया और किशनगंज में जनसुराज और एआईएमआईएम दोनों ने कार्यकर्ता स्तर पर जोरदार एक्टिविटी बढ़ाई है। एआईएमआईएम अपनी पुरानी सीटों को बचाने की कोशिश में है
जबकि जन स्वराज नए मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। पीके खुद मुस्लिम इलाकों में जाकर यह संदेश दे रहे हैं कि अब विकास की राजनीति करो, डर की नहीं। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिम वोट इतनी आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे? 2020 में जो मुसलमान ओवैसी के भाषणों से प्रभावित हुए थे, क्या वो अब पीके की बात मान लेंगे? आरजेडी इस झगड़े को देखकर फिलहाल तो चुप है, लेकिन अंदर से खुश भी है, क्योंकि सीमांचल में एआईएमआईएम के मजबूत होने से सबसे ज्यादा नुकसान जिसको हुआ वो राजद ही था। अब अगर पीके और ओवैसी आपस में ही भिड़ते हैं तो इससे आरजेडी को सीधा फायदा होगा। एनडीए के नेताओं का भी कहना है कि सीमांचल में जो वोट बैंक पहले एक तरफ था वो अब 3 हिस्सों में बंट सकता है, आरजेडी, एआईएमआईएम और जन स्वराज। और अगर ऐसा हुआ तो ये चुनावी गणित पूरी तरह से बदल सकता है। पीके अब ये कह रहे हैं कि सीमांचल का बेटा सीमांचल की राजनीति करेगा, ओवैसी हैदराबाद पर ध्यान दें। उन्हें समझना चाहिए कि बिहार में अब डर की नहीं, बदलाव की राजनीति होती है। सीमांचल की 24 सीटों में से अगर एआईएमआईएम 4-5 सीटें निकाल भी लेती है तो महागठबंधन का नुकसान तय है। लेकिन अगर पीके यहां मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पकड़ बना लेते हैं तो बिहार में एक नई तीसरी ताकत उभर सकती है, जो न तो एनडीए की है और न आरजेडी की है। और यही कारण है कि इस पूरे विवाद को सिर्फ बयानबाजी मानना भूल होगी। ये 2025 के चुनाव से पहले मुस्लिम लीडरशिप में पुनर्वितरण की प्रक्रिया है। तो अब तस्वीर साफ है, सीमांचल में मुकाबला सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम का नहीं रहा, बल्कि मुस्लिम बनाम मुस्लिम लीडरशिप का बन चुका है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कि पहचान की राजनीति करते हैं, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो स्थानीय नेतृत्व और विकास की राजनीति की बात करते हैं। अब फैसला सीमांचल के मुसलमानों के हाथ में है, वो हैदराबाद की लीडरशिप को चुनते हैं या अपने ही इलाके के नेताओं को मौका देते हैं। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ वोट का नहीं, बल्कि कौन बोलेगा सीमांचल के मुसलमानों के लिए इस सियासी आवाज का बन चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बिकॉज बिहार चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी YBN बिहार झारखंड पर। नमस्कार।